हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार ओनली एग्ज़ाम फोकस में। देखिए यूट्यूब में भी आप हमें सर्च कर सकते हो। अगर जो भी वीडियो ये देख रहा है तो यूट्यूब में ओनली एग्ज़ाम फोकस से हमें सर्च कर सकते हो। फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टा में आप हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हो। याद रखना है ओनली एग्ज़ाम फोकस। तो चलिए आज के बारे में आपको बता देता हूँ। इससे पहले की जानकारी अगर ना दूँ तो फिर वो सही नहीं रहेगा। जैसे कि अपना ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, इसके लिए अपन जल्दी से रीजनिंग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम लगातार आ रहे हैं। और ये देखिए अपनी क्लास 2 होगी, क्लास 2 है। और पहली वाली क्लास जो थी उसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ख़त्म करवा दी, डाइस ख़त्म करवा दिया, साथ ही साथ ब्लड रिलेशन भी ख़त्म करवा दिया। अब अपना कोडिंग डिकोडिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देखोगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है सबको, ठीक है। चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अभी देखिए यहाँ पर जो अपन ने ब्लड रिलेशन ये करी है ना, जितना मैंने बता दिया क्रैश कोर्स के हिसाब से उतना पर्याप्त है। आपका जो भी एग्ज़ाम है वो उसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग की जैसे बात आती है तो कोडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिकोडिंग का मतलब क्या है। जैसे कि आप लोगों को एक बात पता होगी कि जब कोई शब्द आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि यार ये तो नॉर्मल सा लिखा हुआ है, जैसे एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कोडिंग है। उसके बाद एप्पल को हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख दिया हमने, तो फिर वो क्या कर दी, हमने उसको डिकोड कर दिया। मतलब एक को हमने कोई गुण नाम दे दिया, मतलब कि कुछ ऐसे अर्थ, ऐसे शब्द या फिर लेटर्स या फिर नंबर्स से हमने उसको चिन्हित करा दिया कि ए को हम 1 मानेंगे, बी को 2 मानेंगे, ठीक है। अब ये अपने पास आया, फिर दूसरी तरफ से जब हमने उसको देखा तो उसमें क्या लगा हमें, उसमें हमें 2 चीज़ें देखने को मिली कि किस तरीके से हमने उसको फिर से सॉल्व किया। मतलब कि कोई जटिल चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम डिकोड करना कह देते हैं, ठीक है। और यही होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूँ रवि को, RAVI, रवि को मैंने कितना लिखा हुआ है, 18 1 22 और 9, मैंने रवि को ये लिखा हुआ है। तो ये जो लेटर है एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब ये R को हमने 18 बोला है, A को हमने 1 बोला है, B को 22 बोला है और I को 9 बोला है। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम्पल है ये कोडिंग और डिकोडिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए यही समझाना था कि कोडिंग और डिकोडिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये लगातार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग के बहुत सारे टाइप पूछे जाते हैं, जैसा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 4 प्रकार के टाइप पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर का मतलब क्या है, ये देखिए, लेटर टू लेटर, ठीक है, लेटर टू लेटर हो गया। और दूसरा हो गया लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर, ठीक है। अब और आगे आपको लेके चलता हूं। अब ये 2 तो आपने देख लिए कि लेटर से लेटर मतलब कि कोई ऐसा लेटर होगा कि जो जैसे कि ABCDEF है, ठीक है, तो उसको हमने चेंज किस में कर दिया, PQRSTUV में, मतलब कि लेटर टू हम लेटर पहुंच गए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट या लेटर टू नंबर, तो इसमें क्या होगा, हम किसी संख्या को कोडिफाई करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, यहाँ पर हमने A को बोल दिया, क्या, A को हमने X बोल दिया, ठीक है, तो और यहाँ पर हमने क्या बोला है, A को हमने 1 बोला हुआ है। तो ये क्या हो गया, लेटर टू लेटर, A फॉर X हो गया और Z टू नंबर हो गया। तो ये हमने वहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अब एक होती है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ना कोई लेटर्स इसमें कॉमन हो जाते हैं, जैसे कि ABCDEFGHIJKLM, तो ये जो दिए हैं इन्हीं को हम क्या लिख देते हैं, अपोजिट टाइप के लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है,
कोडिंग डिकोडिंग कॉमन रूप में हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और टाइप का बनता है लेटर टू सिंबल। कैसा बनता है? लेटर टू सिंबल अपना ये बन जाता है। ठीक है, लेटर टू सिंबल हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? लेटर टू सिंबल का मतलब है, यहाँ पर एक बार ये कर लो, लेटर टू सिंबल का मतलब है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लो। ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के रूप में लोगे, जैसे कि ए को हमने क्या बोला हुआ है? डॉलर बोल दिया। बी को क्या बोल दिया? रुपए बोल दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के लेटर या तो वो टेबल फॉर्म में दे देगा या दूसरे फॉर्म में दे देगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम इसको लेटर टू सिंबल के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, और फिर एक होता है वर्ड टू वर्ड, मतलब कि पांचवा जो टाइप होता है वो है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ये हो गया पांचवा अपना वर्ड टू वर्ड। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई ऐसा इसको ना समझ में आई हो? ठीक है, ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक तरीके बताए और कितने टाइप के होते हैं ये बता दिया। अब जब मैंने आपको ये बता दिया तो मेरा दायित्व तो ये भी बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली कितने का राज होता है। ये देखिए 26 लेटर हैं अपने पास, मतलब कितने? 26 लेटर का ही खेल होता है। अब 26 लेटर में देखिए एक तो 13 लेटर अलग होते हैं, 13 लेटर अलग होते हैं। ठीक है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ ए टू लेकर के जेड तक की, और पूरी कहानी ABCD में ही टिकी होती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इतनी बात सबको समझ में आई? अभी तक मैंने केवल इतना बताया कि कोडिंग डिकोडिंग जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ये 5 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए केवल 26 लेटर का रोल होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू नो द 26 लेटर्स पोजीशन यू कैन प्ले विद द रीजनिंग। अगर आप 26 लेटर की पोजीशन जो है ना वो जानते हो तो आप रीजनिंग के साथ खेल खिलवाड़ जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये जो है मैंने जब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बताई थी तो मैंने आपको वहाँ पर 2 बातें और बताई थी। पहली बात ये बताया था मैंने कि इसको हम लोग लिखते हैं ए से लेकर के एम तक की पोजीशन। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और हम इसमें लिखते हैं एम से लेकर के जेड तक की पोजीशन। अब इसमें भी 13 लेटर हो गए और ये भी देखिए 13 लेटर ही हैं, और 13 लेटर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इतनी बात अभी तक सबको समझ में आई? अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। ए टू लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं और 13 में बांट सकते हैं ए टू एम और फिर एम टू जेड तक। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, अब ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कुछ रूल आप नोट डाउन कर लो जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। रूल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, रूल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इन एग्जाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो बात है ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर 2-3 बातें मैं समझाना चाहता हूँ। 2-3 बातें क्या हैं कि देखिए रूल क्या हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला रूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इस तरीके के देखिए ना बहुत सारे आपके पास रूल आपको दिए रहेंगे। तो सबसे पहले एक रूल आपको सामने आएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या? यहाँ पर प्लस, जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे कि प्लस का यहाँ पर मतलब है कि अगर ए को डी लिखा गया है तो हमें अपनी फिंगर से या फिर पोजीशन को नोट डाउन करके ये देखना है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने ए को डी लिखा हुआ है तो ए के बाद वी सी डी, मतलब कि 3 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? उंगलियां देखिए मेरी यहाँ पर, मतलब कि 3 प्लस हुआ। 3 प्लस का मतलब ये है कि हम ए के बाद डायरेक्ट छलांग लगा रहे हैं डी में, तो ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है नंबर्स को। अब ये हो गया इंक्रीजिंग मेथड एंड द सेकंड मेथड इज दैट डिक्रीजिंग मेथड। ठीक है, डिक्रीजिंग मेथड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिक्रीजिंग मेथड में अब क्या होगा, आप लोग बड़े आसानी से देखिए समझ भी गए होंगे कि डिक्रीजिंग मेथड आखिर है क्या। ठीक है, डिक्रीजिंग मेथड में देखिए होता कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जब हम प्लस कर रहे थे अब हमें यहाँ पर माइनस करने लग जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग एक एग्जाम्पल भी लिख लो, ए को हमने यहाँ पर डी माना तो ये कितना प्लस का 3 हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है। अब दूसरी जगह वहीं हम लोग कितना मान रहे हैं, ए को हम लोग यहाँ पर आप लोग मान लो ओ को जे मान रहे हो। ठीक है, तो ओ की पोजीशन तो आपको पता ही है कि 15 होती है, जे की 10 होती है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, माइनस हो गया, मतलब कि
माइनस का 5। अब जहाँ से माइनस का 5 हुआ तो ये क्या दर्शा दिया इसने, ये दर्शा दिया कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको हर चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये समझ लीजिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना कैसे है, उसका देखिए रूल यही है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको ये देखना है कि बेसिकली सबसे पहले कहीं इंक्रीजिंग तो नहीं हो रही, कहीं डिक्रीजिंग तो नहीं हो रही, तो ये चीज़ आप लोग देख लोगे। और ये चीज़ पता कैसे चलेगी, उसके दो मेथड हैं, ठीक है। अब ये वाली दोनों हैं, ये कैसे पता करें, ठीक है, ये कैसे पता करें कि क्या लगेगा, कैसे पता करें कि क्या लगेगा, ये बात आप लोगों को कैसे पता करनी है, उसके मैंने दो माध्यम बताए थे। पहला माध्यम बताया था आपकी अंगुली, ठीक है, आपकी अंगुली, यानी कि हमें क्या फिंगर से काउंट करना सीखना है, फिंगर से काउंट करना है। और दूसरा बताया था कि पोजीशन को नोट डाउन कर लो, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, पोजीशन लिखो। तो इससे एक बात पता चलेगी कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से तो आप लोग फिंगर से काउंट करना ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे बोला ए को डी में चेंज किया गया है। अब कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से अगर आप पोजीशन लिखोगे तो आपको वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप लोग अगर फिंगर से काउंट करोगे तो ए के बाद बी, सी और फिर डी, तो ये आपके लिए तीन चीज़ें हो जाएंगी, मतलब 3 प्लस हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये दोनों ही रूल याद रखने हैं, इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया तो एक तीसरा भी तो आएगा, कांस्टेंट ऑर्डर। कौन सा, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑर्डर, मतलब कि बढ़े ना और ना घटे। तो वही जो लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उनको क्या कह सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑर्डर। अब कांस्टेंट ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़ता रहेगा, अगर 3 बढ़ रहा है तो 3 ही बढ़ता रहेगा, 5 बढ़ रहा है तो 5 ही, 10 बढ़ रहा है तो 10 ही बढ़ता रहेगा। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब चौथा वाला भी देख लेते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑर्डर। कौन सा, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव ऑर्डर, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ऑर्डर का मतलब क्या, या तो वो इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है, और या फिर कलर चेंज करके बताता हूँ, या फिर वो इस तरीके से बढ़ेगा। कैसे, इस तरीके से, मतलब कि एक लेटर छोड़ के या फिर एक लेटर घटा के ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीज, बढ़ या घट सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ऑल्टरनेटिव भी हो गया। अब वोवेल का कॉन्सेंट भी आ सकता है, ठीक है, पोजीशन चेंजिंग का। एक और लिख लो, पोजीशन चेंज होने का, क्या पोजीशन बदलेगी, ठीक है, पोजीशन बदलने का एक ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। कि जैसे कि पोजीशन कैसे बदलेगी, कि जैसे वही नंबर लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लो सेम नंबर्स, ठीक है, सेम अक्षर, हिंदी में लिख लो सेम अक्षर रहेगा जो कि आगे वाले से नेक्स्ट में पहुंचेगा। जैसे कि मैं बोलूं फ्लावर, ठीक है, मैंने FLOWER बोला, फ्लावर को ये लिखा जाता है, तो अगले ही पल मैंने देखा कि फ्लावर जैसे ही कुछ डिजिट, फ्लावर जैसे ही कुछ लेटर्स हैं जो कि उसके डिकोड में जगह पर लिखे हुए हैं, तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि यार वही लेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये बात आप लोगों ने समझ ली। अब एक और रूल लगता है, वो होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला। कौन सा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का। अब आप लोग कहोगे कि सर वोवेल और कॉन्सोनेंट का तो बहुत आसान है। आसान तो है, लेकिन इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि एक बार गुणा कर देगा, मान लो ए दे दिया और यू दे दिया, तो दोनों की पोजीशन लिखी और दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और अगर ए और टी लिखा हुआ है तो 1 और टी की 20 होती है, तो उन दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वाले भी वोवेल और कॉन्सोनेंट का रूल भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। अब देखिए यहाँ पर 2-3 बातें और याद रखनी है कि अब यही चीज़ें क्या है ना, बदलती रहेंगी, ठीक है, यही चीज़ें जो हैं वो बदलती रहेंगी। जैसे कि मैंने पिछले इसमें बताया था कि
कि लेटर टू लेटर, ये लेटर टू लेटर तो है, इसमें भी वही सब कुछ लगेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉमन और ये सब। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लेटर टू नंबर, तो इसमें भी वही रूल लगेंगे, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। अब ये कॉमन हो गई सारी चीज़ें, वो मैंने 5 रूल आपको लिखवा दिए, तो उन्हीं में से आपको सर्च करते रहना है और प्रैक्टिस से आपको वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, चलिए ये बात आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला भी बता दिया, सेम रूल वाला भी लगा दिया कि कई बार क्या होगा, वही रूल लगा होगा। चलिए अब आगे बताता हूँ सम अदर रूल्स। ठीक है, सम अदर रूल्स। सम अदर रूल्स में एक तो सबसे पहले लिखिए रूल ऑफ 27। रूल ऑफ 27, या हम इसको बोलते हैं विपरीत क्रम वाला रूल, विपरीत क्रम का रूल। ठीक है, क्रम रूल। अब ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं यहां पर आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आप लोग ABCD लिखिए, फर्स्ट हाफ लिखना बस, ABCD E F G H I J K L M। ठीक है, मैंने M तक लिखा, यानी कि ये कितने लेटर हो गए, 13 लेटर हो गए। अब M के बाद मैं माइनस नीचे बिल्कुल टर्न कर दूंगा, ये देखिए N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये मैंने क्या कर दिया, ABCD लिख दी, और ABCD में भी क्या है, ये फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हाफ और ये हो गया सेकेंड हाफ, ये मैंने आपको लिख दिया। मतलब कि 13 लेटर इसमें है और 13 लेटर ही इसमें है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब जो रूल ऑफ 27 है, इसका मतलब ये है कि अगर जस्ट फॉर एक क्वेश्चन के हिसाब से देखें, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए और बी और सी, तो कितना लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है Z Y और X, Z Y और X लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने A की पोजीशन मतलब 1, इसकी 2 और इसकी 3, और इसकी कितनी 26, इसकी 25 और इसकी 24। तो ये हमने जहाँ से लिखा, तो एक बात पता चली कि पहला और पहले को अगर जोड़ देंगे तो 27 आएगा, दूसरे और दूसरे को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब तीसरे और 24 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। तो ये बात मैंने आपको बता दी, इतनी सबको समझ में आ गई ना। इसको कहते हैं रूल ऑफ 27। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। ये बेसिकली देखिए कहाँ पर पूछा जाएगा, जो SSC वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं ना, और कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि असंगत को पहचानिए। तो आपको वहाँ पर 2-3 बातें दी रहेंगी कि AW BZ ऐसे करके दिया रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार का रूल है जो लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता जा रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी आप लोग क्या लगा सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो। जब भी आपको B का अपोजिट निकालना है, तो इसलिए मैंने ये बोला कि आप लोग इसको 13-13 के अक्षरों में डिवाइड करके लिखा करो। अगर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में भी बैठे हो, तो एग्ज़ाम हॉल की दृष्टि से आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कि आपको डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है। जैसे G का निकालना है, तो ये अपोजिट में T है, अगर इन दोनों का योगफल कर देंगे तो ये G का 7 होता है, T का 20 होता है, मतलब कितना आ गया, सीधा आ गया ये आपका 27। तो ये चीज़ समझ में आ गई सबको, किसी को अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बार। ठीक है, तो ये अब एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, A के अपोजिट Z, B के अपोजिट Y, C के X, D की W, E की V और F की U, H की S, I की R, J की Q और इसकी ये L की O, M की N। तो ये क्या हो गए, 13-13 के अपोजिट हो गए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर अपोजिट सेंस जो है वो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग अगर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन स्वाभाविक है वो पूछ लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, और आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कि समझ में ना आया हो। चलिए अब और आगे लेके चलता हूँ आपको। चलिए इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कई बार आपसे पूछा जाएगा, चलिए
कई बार आपसे पूछेगा कि जैसे राम, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं एक दो क्वेश्चन, जैसे राम को कितना लिखा जाता है, ठीक है, राम को 32 लिखा जाता है, तो सीता को कितना लिखा जाएगा, तो सीता को क्या लिखेंगे, ये आपको ऑप्शन इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो वेरी इजी है, जितना इजी ये है उतना इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब पहला क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। राम 32, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर जैसे हम लोग राम लिखेंगे, ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको पोजीशन होती है 18, इसकी होती है 1 और इसकी होती है कितनी 13। तो अगर हम इसको और इसको तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 32। और वहीं पर सीता को भी ऐसा ही कर दो, ठीक है। सीता की एस की होती है 19, ई की 5 होती है और इसकी भी 5 और इसकी होती है 20। तो कितना हो गया, ये 30 हो गया, तीनों को मिला देंगे, और ये हो गया 1, तो 1 इसके साथ जोड़ दो, 20 हो गया, और ये आंसर कितना आ जाएगा अपना 50 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा है जिसको ना आया हो, आ गया होगा सबको समझ में, ठीक है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आगे, और उन सब के देखिए एक एक एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही लो, जैसे कि मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग इसको समझ लो, ठीक है। जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि राम, ठीक है, राम को हमने कितना लिख दी, जैसे आर को हमने कितना लिख दिया टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी आर की 18 पोजीशन होती है और टी की होती है 20, तो 18 के बाद हम 20 में पहुंचे तो हमें 2 का इंक्रीज करना पड़ गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग 2 नंबर की हो रही है, तो अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जो आसान है वो मैं आपको ऑरली बता दूंगा, और जो थोड़ा सा टफ लगेगा वो मैं आपको बोर्ड में लिखकर बता दूंगा, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सपोज करिए कि मैंने, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि रामायण को इतना नंबर लिखा जाता है, तो फिर महाभारत को कितना नंबर लिखा जाएगा, तब हमें पता करना पड़ेगा कि कितना माइनस हो रहा है, और जितना माइनस हो रहा होगा उसी के हिसाब से आप लोग क्या उसको आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात समझ में आ गई। अब देखिए कांस्टेंट ऑर्डर का मतलब क्या, कांस्टेंट ऑर्डर का मतलब है ये, देखिए आज थोड़ी सी गर्मी है, इसलिए क्या है कि ऑक्सीजन लेवल का होता है ना, जीएस में आपने पढ़ा होगा, जब ऑक्सीजन कम होती है फिर थोड़ा सा बॉडी में वो हो जाता है, ठीक है, वो आपको साइंस में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि ये इंक्रीजिंग बता दिया, मतलब कि कुछ नंबर बढ़ेंगे, वही आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें लगा देना है। और दूसरी बात ये है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से देखना है कि कितने नंबर घट या बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घटेंगे वहां पर ओ की मान लो 15 है, फिर जे की 10, तो -5 हो गया। और यहाँ पर कांस्टेंट वाले में मान लो 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़ता रहेगा, 3 बढ़ रहा है तो 3 ही बढ़ता रहेगा, 4 बढ़ रहा है तो 4 ही बढ़ता रहेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव क्रम का मतलब क्या, जैसे कि अगर लिखा होगा ऑल्टरनेटिव क्रम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो रामायण को महाभारत लिख दिया गया तो वहां पर चीजें कैसे बढ़ेंगी, जैसे कि राम को सीता लिखा गया तो आर का ए में वो इंक्रीज दिखाएगा, और फिर तीसरे वाले का पहले, तीसरे और 5वें, और फिर 7वें, फिर 9वें, फिर 11वें, फिर डॉट 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 मतलब कि अल्टरनेटिव क्रम, मतलब अगर सेकंड से बढ़ा रहा है तो 4th में पहुंचेगा, 4th से 6 में पहुंचेगा, 6 से 8 में पहुंचेगा। तो ये आपको वहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब 5th नंबर देख लेते हैं, पोजीशन बदलने पर, मतलब कि सेम नंबर, अब सेम नंबर का रूल क्वेश्चन में आता है, ठीक है। उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि जैसे कि अगर राम आया, जस्ट फॉर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि राम आया, ठीक है, राम को कहते हैं मार, ठीक है, राम को कहते हैं मार। तो यहाँ पर क्या 2 तरीके हैं करने के, या तो पोजीशन लिख दो 1 2 3, और यहाँ पर एम की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर ए की हो जाएगी 2 और आर की हो जाएगी 1। तो हमने 123 नंबर को 321 नंबर बना दिया, यही हम कहते हैं इसको क्या,
सेम पोजीशन वाला रूल, मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका अंत में भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगी। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोवल और कॉन्सोनेंट का आपको कई बार देखने को मिल सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझ लो। ठीक है, यहाँ समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वोवल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये वोवेल और आपका कॉन्सोनेंट हो गया। अब आपको पता है कि वोवेल आपके ए होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपको पता है ना, यही होते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें कि कई बार होगा कि आपको कॉन्सोनेंट और वोवेल अलग अलग करके दे देगा, तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करके आंसर को निकालना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं बोलूँ, अब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं इंक्रीज हो रहा है तो केवल इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो केवल डिक्रीज होगा। वहाँ पर यह भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से हम दोनों चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए मैं आपको क्या बता रहा था कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिलेगी कि या तो इसका और बाकी के जो 26 लेटर होते हैं ना, 5 आपने निकाल लिए तो कितने बच गए, 21 बच गए। ठीक है, तो वही बाकी के 21 और 5 का कई बार आपको क्वेश्चन के हिसाब से कॉम्बिनेशन दे देगा। अब कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है, सभी लोग इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहां पर आपको लिखा हुआ है कि राधा, ये क्या लिखा हुआ है, राधा। तो राधा को क्या लिखा है इन्होंने, R I D H और फिर से I। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिख दिया, राधा को इन्होंने लिख दिया रिद्धि, राधा को लिख दिया रिद्धि। और फिर पूछ लिया गया कि राम को क्या लिखेंगे, फिर उन्होंने पूछ लिया कि राम व्हाट विल द राम आंसर। ठीक है, तो हम राम को क्या लिखेंगे, ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए कितना चेंजिंग हो रहा है नंबर्स में। यहाँ पर देखिए आर की जो पोजीशन है वही सेम रही। ठीक है, डी की जो पोजीशन है और एच की पोजीशन है दोनों क्या रही, दोनों ही सेम रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए के बाद आई आ गया। अब आप ये मत सोचिए कि कॉन्सोनेंट के हिसाब से सॉल्व करें, नहीं, गलत हो जाएगा। कॉन्सोनेंट के हिसाब से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो राधा को हमने लिख दिया रिद्धि, तो यहाँ पर ए को आई में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि इन 5 वोवेल्स का जो है यूज किया गया। तो ए के बाद आई पहुंचा, मतलब कि हम फिर 5 की पोजीशन देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 की पोजीशन देख ली। अब ये ऐसा हमने क्यों किया, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने यहाँ पर केवल एक गैपिंग करी और आई लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए को आई, तो हम फिर आर का यहाँ पर आर ही रहने देंगे और ए को हम लोग आई में कन्वर्ट कर देंगे और इसको एम को हम लोग एम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये याद रखिएगा, राम का बन जाएगा रिम। तो सबको समझ में आ गया ना, इस तरीके से हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और देखिए ये अपना क्रैश कोर्स वाला सिस्टम चल रहा है, तो इसमें बात ये है कि हम लोग जल्दी से ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहे हैं ताकि अपने एग्ज़ाम के हिसाब से वो जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, और चलिए फिर ये बातें समझ में आ गई ना, ये यहाँ पर लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, सम क्वेश्चंस ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है ए और टी। ठीक है, ए टी को लिखा जाता है
20, ठीक है, और AT को लिखा जाता है 20 और BE को लिखा जाता है B और E को लिखा जाता है क्या 10। यहाँ पर आप 20 काट के आप लोग कर दो T, ठीक है, और यहाँ पर कर दो आप लोग Z, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेड को क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा जाएगा, तो BAD को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस टाइम पे हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो यार ऐसी चीज़ें कभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है। अब ये है बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट। अब कोडिंग डिकोडिंग का तो पार्ट है, लेकिन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉमन नंबर्स और अल्टरनेटिव ये आखिर है क्या। तब हमने देखा कि यार कहीं ना कहीं हमें एक बात देखने को मिल रही है कि अगर मैं इसकी पोजीशन नोट डाउन कर दूं, जैसे A को मैं 1 लिख दूं और T को मैं 20 लिख दूं, ठीक है, और इन दोनों का कहीं ना कहीं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, 1 गुणे 20 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। और 20 की पोजीशन किसकी होती है, T की होती है। ये तो मैंने आपको बता रखा है कई बार, ठीक है। चलिए अब और आगे लेके चलता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए B है और यहाँ पर E है, तो B की पोजीशन 2 है और E की पोजीशन 5 है, तो ये 5 और 2 10, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 की पोजीशन किसकी होती है, Z की पोजीशन होती है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से यहाँ पर Z लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी भी पोजीशन लिख दो, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 4 होती है, सबको पकड़ के सबका गुणा कर दो तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। और 8 की पोजीशन किसकी होती है, H की होती है, तो H अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉबल वाले कॉन्सेप्ट भी आपसे एग्जाम में लगवाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, ठीक है, सम ट्रिकी क्वेश्चंस। देखिए इसमें मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत सारी चीज़ें बता दी यहाँ पर, और फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई यहाँ पर कि हम और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि यहाँ पर रूल ऑफ 27 बताया, बॉबल का रूल बताया, और फिर ये भी बताया कि हो सकता है कि आपको 27 में पीछे की तरफ से कन्वर्ट करना पड़ जाए। जैसे कि जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि मैं मान लो कैट लिख दूं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन ले लो एक, हमने लिख दिया कैट को कितना लिख दिया, 57। तो हमें इसको डिकोड कर लेना है। कैसे करेंगे, इसका होता है 3 और इसका होता है 1, ठीक है, और इसका कितना होता है 20, ठीक है। तो इतना अपन ने लिख दिया। अब अपन को लगेगा कि यार कहीं ना कहीं चलो इसका गुणा कर दे रहे हैं अपन लोग, लेकिन अब अपन को लाना कितना है, अपन को लाना है 57। तो जो लोग डायरेक्ट गुणा कर देंगे, जो लिख लो यहाँ पर, जो डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो डायरेक्ट ही गुणा कर देंगे उनका क्या होगा, उनका हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत है ये। अब हमें क्या, हमें ये तो पता है कि हमने बिल्कुल पोजीशन सही लिख ली, लेकिन क्या पोजीशन सही लिखने से आंसर आते हैं, नहीं आते। तो हमें यहाँ पर 3 है, तो हमें यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर 24 लिख सकते हैं। 24 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 27 होता है, 27 मतलब 3 और प्लस कितना x, ठीक है, x की 24 होती है ना, तो यहाँ पर हम लोग 27 मान के चल रहे हैं। यानी कि 27 बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ देखो 27 बनाने के लिए हमें इसमें 3 में 24 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि z की पीछे की तरफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, रूल ऑफ 27 देखने को मिल रहा है, पीछे से, आगे से नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 26 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग 7 लिख सकते हैं। अब जब हमने ये लिख दिया, तब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप इज दैट, सेकंड स्टेप ये है कि 24 और इसके बीच में प्लस लगा दो, 26 और प्लस 7 लगा दो, तो इन सबको अगर जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना, 57 आ जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप उसको भी लगा सकते हो। सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, कोई ऐसा जो ना आया हो, सबको आ गया, ठीक है।
वीडियो के साथ साथ PDF देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। और अब एक ऐसा कर सकते हो, श्रेया मिश्रा जी रेज हैंड कर रही हैं। देखिए अपनी ना एक दिन डाउट की क्लास अलग से लगेगी, ठीक है। अभी क्या है ना, आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट पढ़ लूँगा, ठीक है। क्योंकि डाउट सेशन वाली क्लास नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें क्रैश कोर्स वाली क्लास है, तो मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक इतना अच्छा समझा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक काम करो, आप एक कमेंट कर दो, ठीक है। तो मैं कमेंट पढ़ लूँगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। चलिए समझ में आ गया ना ये वाली बात मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट कर दो भाई, जिसको भी पूछना है कुछ। चलिए, तो लगभग किसी को कुछ नहीं पूछना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। कुछ और भी इम्पोर्टेंट रूल हैं, उसको आप लोग सुन लो। जैसे कि इसमें देखिए किस जेड की तरफ से जोड़ा गया है, कई बार शुरू से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और एक बार ये भी होगा कि कई बार सबके अक्षर लिख के मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब कि जो लेटर लिखे हैं उनको क्या, उनकी पोजीशन नोट डाउन कर देगा। और पोजीशन नोट डाउन कैसे करनी है वो मैंने आपको बताई थी कि इजोटी से या सी फ्लोरेक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं पोजीशन को, ठीक है। कि ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3, डी की 4 और ई की 5 डॉट 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 डॉट, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। तो ये मैंने आपको बताया था और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब चलिए थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ। तो हमने क्या किया, सभी जितने भी लेटर दिए गए हैं उनकी पोजीशन लिख दी, ठीक है। और फिर हमने अपनी उंगलियों से काउंट करना चालू किया कि इंक्रीजिंग हो रही है कि डिक्रीजिंग हो रही है। कई बार पोजीशन लिखने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा सबको, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको करनी पड़ जाएंगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं राम का ही एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, आपको बाकी की चीज़ें कन्वर्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर राम का मान लो आर की पोजीशन हमने लिखी 18 हो गई, ए की पोजीशन 1 हो गई, एम की हो गई 13। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप लोग अगर इस क्वेश्चन को लगाओगे तो कितना लिख दोगे, आप लोग लिख दोगे कि भाई कहीं ना कहीं कितना आ रहा होगा, 32 आ रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन इसका 32 आ रहा है और आप लोग इसका 32 लगा दोगे, तो ये भी आप लोग क्या करके आओगे, गलत। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 14। तो 14 का मतलब क्या, 14 का मतलब सिंपल सा सिंपल है कि ये 14 बना कैसे। इस 14 के बनने के पीछे एकमात्र रीजन यही है कि हमने सबको जोड़ दिया। हम 1 को जोड़ दें, 8 को जोड़ दें तो कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब कि हम इन लेटर्स के बीच में ही क्या लगा दें, प्लस कर दें। मतलब कि 18 है, जैसे ऊपर देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि 18 है तो 18 का मतलब क्या, 1 + 8 + 1 और प्लस का 1 + 13। तो ये कितना हो गया, 8 9 1 10 11 12 13 14। तो ये कितना आ गया, इसलिए 14 लिखा गया था। बस अब आपसे जो और बाकी की जानकारी मांग ले तो आप उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। कोई ऐसा जिसको डाउट हो यहाँ पर, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। चलिए अब और भी अपन लोग बातें करते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। देखिए कई बार आपसे इसका डिवाइडेशन भी पूछा जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि डॉग, ठीक है। तो जैसे कि आपको रामायण लिखा मिल रहा है कहीं पर, रामायण, तो रामायण में देखिए कितने वॉवेल आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, जैसे कि रामायण, तो यहाँ पर अगर रामायण लिखा हुआ है तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं वो हमें देखना है। रामायण का मतलब क्या, यहाँ पर आप लोग चेक करो,
कितने आपके पास वोवेल या कॉन्सोनेंट है? 1 2 3। हमारे पास कितने वोवेल हैं? तो यहाँ पर वोवेल लिख देना है, वोवेल बटे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वोवेल का मतलब क्या? 3 वोवेल हमें दिए गए हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट हैं। तो आपको ये दिया रहेगा रामायण, और इसकी जगह अगर 3 4 ऐसे कुछ बटे में संख्या दी गई हो तो इसका मतलब ये है कि हमें वोवेल बटे कॉन्सोनेंट का, हमें कॉम्बिनेशन फॉर्म निकालना है। कॉम्बिनेशन फॉर्म कैसे निकलेगा वो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक है, कि 3 वोवेल हैं अपने पास, 4 अपने पास कॉन्सोनेंट है, तो 3 बटे 4 हो गया। अब वो आपसे पूछेगा कि तो भाई ठीक है, फिर अब आपने इतना बता दिया तो महाभारत का क्या होगा? महाभारत, तो महाभारत का क्या हो जाएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इतनी बात मैंने आपको जानकारी दे दी। अब इसके बारे में और कुछ बताता हूँ कि और कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देखो कि इसमें कितने हैं। अब इसमें देखो, एक तो ए है, 2 3 और ये 4। अब इसमें वोवेल कितने हो गए? B/C, मतलब इसका क्या? वोवेल हैं अपने पास 4 इसमें, और कंसोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4 बटे 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 से अब इसको काट भी सकते हो आप, तो 2 बटे 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये स्टार फैक्टर है, आप लोग इसको क्या कर सकते हो? स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लो। ठीक है, अब समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन कि रामायण को हमने क्या लिखा? 3 बटे 4 लिखा। ऐसा क्यों लिखा? उसके पीछे रीजन एकमात्र यही है कि B/C देखेंगे। B मीन्स आपका होगा वोवेल, यहाँ पर लिख लो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। B/C, B का मतलब होता है वोवेल, ठीक है, और C का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट। तो B/C अपने 3 बटे 4 निकाल लिया, और ये कितना हो गया? ये अपना हो गया महाभारत का B/C, यानी कि 2 बटे 3। सबको समझ में आ गया? चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कराते हैं कि आखिर और अपने पास कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो अभी ऑरली सुनो मेरे से। ये देखिए, इतने टाइप मैंने आपको बता दिए कोडिंग डिकोडिंग के। अब कुछ और टाइप हैं जो आप लोग उसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बहुत सारे टाइप मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कई बार देखो ऐसा होगा कि अभी मैंने आपको प्लस का रूल तो बता दिया, जैसे कि चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दूँ, रेट, ठीक है, मैंने आपको क्या दिया? रेट, और इसको मैं कितना लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा 912, इसको मैं लिख दूंगा 912। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, और रूल यहाँ पर आप लोग मैं बोल दूंगा तो आप लोग उसको लिख लेना। ठीक है, रूल क्या है? तो रेट को 912 लिख दिया, तो डॉग को कितना लिखा जाएगा? किसको? डॉग को हम लोग कितना लिखेंगे? अब ये क्वेश्चन है, काफ़ी चैलेंजिंग है, करते हैं। देखिए, आर को आपको एक बात पता होगी कि आर को हम लोग 18 की पोजीशन में रखते हैं, और ए को 1 होते हैं, और टी को 20 होती है। अब यहाँ पर एक बात देखो कि ये जो चीज़ है ना, तो ये जो चीज़ है इसमें देखिए क्या है, ये गुणा वाला रूल लिखो। यहाँ पर गुणा हो जाएगा अपने ही नंबर पर, गुणा हो जाएगा अपने ही नंबर पर। ठीक है, गुणा हो जाएगा खुद से ही, ये लिख लो। ठीक है, अब जैसे 8 और 1 लिखा है तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 1 × 8 लिख दूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा? 8 9 ही मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कहीं ना कहीं प्लस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 ही हमें लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका 1 है तो 1 ही लिख दिया। इसका 20 है, मतलब 2 × 0, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया अपना 2 + 0 मतलब कि 2 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको लगा दी गई है। तो डी की कितनी होती है पोजीशन? 4 होती है। ओ की कितनी होती है? यहाँ देखो, ओ की होती है 15, मतलब हम जोड़ ही तो रहे हैं, हमने फिर से इसको जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 4 6, और जी की कितनी होती है? 7 होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है? 4 6 7। चलिए फिर ये अपन ने क्वेश्चन देख लिया, एग्जाम्पल से बताइए सर। अच्छा देखो, एग्जाम्पल से तो लास्ट में बता रहा हूँ ना, ये मैंने स्टार्टिंग से सारे कुछ आपको रूल्स बता दिए कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग,
एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि हमें ये देखना है कितना प्लस हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये देखना है कितना माइनस हो रहा है, नंबर्स में देखना है हमें, जो लेटर जैसे कि रामायण को महाभारत बोला गया है तो कलिंगा को क्या बोला जाएगा, ठीक है, तो वही हमें बताना है। इंग्लिश में रहेंगे ये, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो क्या कौन कौन से बता दिए, इसको आप लोग एक बार पीछे से देख लो। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये कॉमन ऑर्डर। कॉमन मतलब कि कांस्टेंट, जो कि रुके हुए, जैसे कि 2 है तो 2 ही बढ़ रहे हैं, 3 है तो 3 ही बढ़ रहे हैं, 4 है तो 4 ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मतलब कि पहले के साथ तीसरे की कॉम्बिनेशन मिल रही, तीसरे के साथ पांचवी की, पांचवें के बाद अलग मिल रही, ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑल्टरनेटिव। और वहीं पोजीशन बदलने यानी कि सेम अक्षर वाला रूल लग जाएगा, ठीक है, मतलब कि वही जैसे कि राम लिखा है तो उसी को बदल के अगले वाले में लिख देगा। तो आपको केवल ये सीन करना है, आपको केवल ये देखना है कि आखिर वो सेम लेटर कैसे आया। उसमें 2 तरीके से लगा सकते थे। एक तो आपको ये तो 1 2 3 4 5 नंबर डाल दो। अगर आपको नंबर नहीं डालना है तो आप ये देखो कि उसको पीछे आगे वाले लेटर को जो आर है कहीं उसको पीछे तो नहीं ले गए। अगर पीछे ले गए हो तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसका भी पहला अक्षर कहाँ पहुँचेगा, पीछे पहुँचेगा, और दूसरा वाला दूसरे में और तीसरा वाला पहले में आएगा। तो ये आपको रूल वहाँ पर लगने को मिल जाएगा। वोवेल कॉन्सोनेंट का बड़े विस्तार से बता दिया, पोजीशन इंटरचेंज का बता दिया, और आपको सेम उसी में से जोड़ने का बता दिया, उसी में से घटाने का बता दिया। अभी कुछ और रूल्स बाकी हैं, उसको अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये देखिए अपना आज कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसमें से हमने फिर कौन कौन से ख़त्म कर लिए चैप्टर, इसमें देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कर डाली, डाइस कर डाला, ब्लड रिलेशन कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट कर लिया। अब इसके कुछ छुटकू मुटकू क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो ठीक है, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो ना जिस भी एग्ज़ाम की, तो आप लोगों को क्या करना है, लगातार हार्ड वर्क करते रहना है। इसी में देखिए संघर्ष से ही सफलता होती है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और लेट नहीं हुआ करो, ठीक है। सुबह सुबह आपको आप ना कॉल करके पूछ लिया करो कि भाई कितने बजे क्लास है, ठीक है। और बेसिकली अगर देखें तो 6 बजे होती है ये वाली क्लास, तो 6 बजे शाम को अलार्म लगा लो 5:55 का, तो वहाँ पर आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अपलोड नहीं हुई है, हो जाएगी, ठीक है, जल्दी ही मिलेगी आपको, ठीक है दिवाकर जी। चलिए फिर, जय हिंद, बाय बाय, ओनली एग्जाम फोकस को याद रखिएगा। और देखिए श्रेया और पूजा ने हैंड रेस किया है, डाउट सेशन अलग से रखेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते। चलिए फिर, ठीक है, फिर बाय बाय।